खाली होगी जिसकी क्या जरूरत है। हमारे पास प्राथमिक शाला चलाने के लिए पैसा नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र चलाने के लिए पैसा नहीं है। इस बात पर इतना पैसा बिगाड़ना, और लोगों के खिस्से से नोटें तो चली गई पहले, अब ये और बड़ी राशियां चली जाने वाली है, ये निश्चित रूप से। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे कि कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स आते हैं। हुआ है ऐसा? हाँ हुआ है, नाजी रूल भी लगा फिर गया, तो कहीं ना कहीं और इतना बड़ा असर करके जाता है कि वो अपरिवर्तनीय होता है। ये जो विभाजनवादी वृत्ति और मनोवृत्ति लोगों की बनती है, ये बहुत ही गहरी बात है। आजाद देश में और वो नहीं होना चाहिए। आजाद देश में पहली बार हो रहा है ऐसा? पहली बार नहीं, बीच बीच में दंगों के समय छोटे पैमाने पर होता है, ये बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। केंद्र में सत्ता में है, इसलिए हम पूरे देश में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसा मानना ये चित्र बता रहा है। संसद में अपने संख्या बल के आधार पर पारित होकर राजपत्र के द्वारा जाहिर किया गया है, उसका विरोध करना ही संवैधानिक कर्तव्य की बात होगी। और जो युवा विद्यार्थी साथी आज इस मुद्दे पर सामने आकर बोल रहे हैं, वो राष्ट्रद्रोही नहीं राष्ट्रभक्त माने जाने चाहिए, क्योंकि संविधान में सर्वधर्म समभाव का जो मुद्दा है, जो धर्मनिरपेक्षता राजनीति में अपेक्षित है, उसको नकारने वाला ये कानून है। एक धारा 2 में प्रोविज़ो लगाकर उन्होंने इतनी बड़ी बात संविधान के खिलाफ की है कि 3 ही देशों की बात की है। श्रीलंका से आए हुए स्थलांतरितों को तो आज भी वो नहीं दे रहे हैं नागरिकता। रोहिंग्या बर्मा से आ रहे हैं, उनके बारे में कोई भूमिका उसमें नहीं है। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए स्थलांतरितों पर फोकस है, क्योंकि उनको टारगेट करना है हमारे देश के मुसलमानों को। लेकिन देश के मुस्लिम समाज ने आज़ादी आंदोलन से लेकर आज तक जो योगदान दिया है, उसे कोई भूल नहीं सकता। सब जानते हैं खान को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, शबाना आज़मी को, लेकिन केवल कलाकारी तक सीमित नहीं है, ये योगदान शहादत तक जा चुका है। और जो उबैदुल्लाह ने किया, जो अशफाकुल्लाह ने किया, वो सब हम भूल नहीं सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या गांधी जी के ऐलान पर जो लोग पाकिस्तान नहीं गए, वो तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस देश के पाइक रहे हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में, हर हुन्नरी होते हुए और बहुत बड़ी कुशलता होते हुए, छोटे छोटे उद्योगों से भी, चाहे वो पावरलूम हो, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो, उसमें अपना अभूत योगदान दिया है। और उन सबको अचानक नागरिकता से वंचित करना, ये कभी भी मंजूर नहीं हो सकता। आज जो विरोध चल रहा है, उसमें मुसलमानों का सामने आना, मुस्लिम महिलाओं का शाहीन बाग में बैठना, क्या कोई गलत बात है? हर समाज ने अपने महिलाओं को सामने लाना ही चाहिए। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। और इसीलिए एक स्त्री मुक्ति का रास्ता खुल जाता है जब महिलाएं आंदोलन में उतरती है। और जब दलित पर हमला होता है, रोहित वेमुल्ला की आत्महत्या को या हत्या को होती है, तो दलित सामने आता है। आज मुसलमानों को लक्ष्य किया जा रहा है, तो वो सामने आए तो कोई अचरज की बात नहीं है। और उनका साथ देना हमारे कर्तव्य की भावना के साथ हम कर रहे हैं। हमारे मन में उसके बारे में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और हम सभी के साथ खड़े रहते हैं। आदिवासियों पर हमला होता है तो आदिवासियों के साथ, वो हिंदू है कि मुसलमान है हम नहीं देखते हैं, उनका अपना देवेदानी और धर्म होता है। मैं जो मुजफ्फरनगर और मेरठ जाके आई, उसकी बात करना बहुत महत्व का है, क्योंकि ये बयान बार बार आते रहे कि सरकार ने कोई हिंसा नहीं अपनाई और पुलिस बल का उसमें कोई योगदान नहीं था, बाहर के लोग अंदर घुसकर हिंसा कर रहे थे। ये बात तद्दन झूठ है। सीधे सरल अंदर घुसे थे पुलिस। सादात हॉस्टल की बात हो, जहाँ के नाबालिग बच्चे आज भी जेल में हैं, और इसीलिए उसके प्रमुख हमसे बात करने को माफ़ी चाहकर नकार दिए और कहे कि मेरे नाबालिग बच्चे जब तक बाहर नहीं आते मैं कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के गांधी भवन में, जहां पर कि प्रसिद्ध एक्टिविस्ट और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई मेधा पाटकर जी
आई हुई हैं और कैसे इनका भोपाल आना हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी पूरे देश में एनआरसी और सीए को लेकर जो माहौल चल रहा है, इस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अभी कुछ महीने पूर्व बड़वानी धार से आए हुए विस्थापितों का जो प्रदर्शन हुआ था नर्मदा भवन के पास में, उसको लेकर अभी सरकार की तरफ से क्या आश्वासन है और क्या प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर भी सवाल करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है, जो अभी एनआरसी और सीए को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, सरकार कह रही है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहना मात्र से ही लोग बाग क्या निडर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आसाम एक उदाहरण है कि जहां 6 साल प्रक्रिया चलाई, 3 करोड़ के राज्य में 1600 करोड़ रुपए राज्य की तिजोरी से बिना कारण खर्च किए और 19 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित माना गया। उसमें से बहुत सारे लोग डिटेंशन कैंप में आज भी हैं, कुछ वहाँ मौतें भी हो चुकी है और उन 19 लाख में करीबन 12 लाख हिंदू भी है, न केवल मुसलमान हैं। तो मुसलमानों को टारगेट करने वाला प्रोविज़ो जो नागरिकता संशोधन कानून 1955 में लाया गया नए विधेयक के रूप में, उसको ही लागू करते हुए कैसे सूखे के साथ गिला भी जलता है, वैसे बाकी सभी लोगों पर यह है, क्योंकि ये कागजी पुरावे की जो बात है, इस देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मेहनत कश है, गरीब है, जो कागज़ पर नहीं धरती पर जीते हैं, जो मेहनत पर जीते हैं, वो कागज़ के इस खेल में हार जाते हैं। असम वाले माहौल पे ही हमने ये देखा था कि 19 लाख लोग एनआरसी के तहत इस देश की नागरिकता से बाहर हो गए थे, जिसमें ज़्यादा संख्या बहुसंख्यक की थी। तो फिर वहाँ के एक मंत्री ने कहा कि भैया इनको तो हम सीए के थ्रू दिलवा देंगे नागरिकता। तो ये जो बाकी बाहर हुए हैं, तो ये क्या मतलब घुसपैठिए हो गए? ये घुसपैठिए तो थे ही नहीं। मैं अगर उनकी भाषा को कोट करा जाए तो ये तो कई आजकल तो बयानों में कोई विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, केवल एक दूसरे के खिलाफ एक पत्थर, मंत्री पद का व्यक्ति बयान मारे जाते हैं। मंत्री पद का व्यक्ति इस तरह का बयान, कोई गंभीरता हो, कुछ गहराई हो, कुछ सच्चाई का आधार हो, तो अपन उस वक्तव्य में कमेंट कर सकते हैं। मैं तो ऐसे वक्तव्यों को देखती ही नहीं हूँ। अपन देखते हैं सच्चाई क्या है, जो कागज़ पर है, जो कानून में है और जो अमल में दिखाई दे रही है। जी चालू है बार बार मुझे उससे आपका उत्तर प्रदेश दौरा था, तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ हैं, सीएम हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि भाई जितने लोगों ने वहाँ पर दंगा किया है, हमने उनको सिलेक्ट किया, उनकी संपत्ति नीलाम करेंगे। और फिर कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आई पुलिस की तरफ से कि देखो साहब, नीलामी जब हमने की तो दंगे होना बंद हो गए। तो कितना सही कितना झूठ, क्या है ये चीज़? ये तो प्रॉपर्टी पर लक्ष्य केंद्रित करना हुआ है। ये हमको मुजफ्फरनगर में दिखाई दिया, गुजरात में भी ये दंगों के विश्लेषण में बात आई थी कि मुसलमानों के हाथ में जो प्रॉपर्टी है उससे उनको हटाने से वो एक प्रकार से दबे कुचले हो जाएंगे, वो सीमांत हो जाएंगे और प्रॉपर्टी अन्यों के हाथ में आएगी। आज कोई मुसलमानों की प्रॉपर्टी हिंदुओं के हाथ में देने की बात नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो कॉरपोरेट्स के हाथ में देना चल रहा है। खुले आम बेची जा रही है सार्वजनिक उद्योगों की संपदा, जिसके खिलाफ अभी औद्योगिक क्षेत्र बंद रहा 8 जनवरी को, और किसानों की, आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन भी छीनी जा रही है। और ये सब छीन कर जो उद्योग चलते हैं, वो हमारे सेंचुरी का उदाहरण है मध्य प्रदेश में, कि वो मनमानी से बंद करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ही एकमात्र निकष होता है। तो टेक्सटाइल छोड़ा सीमेंट में गए, सीमेंट छोड़ा रियल एस्टेट में गए। ये कंपनियों की मनमानी चलाने देने वाले जो राजनेता हैं, वो एक ना एक प्रकार से भागीदारी करते हैं। अभी हमने सुना कि एमपी सीमेंट उद्योग भी शुरू कर रहे हैं, बिरला समूह, तो उनका उद्देश्य उसी को आगे बढ़ाने का दिख रहा है, जबकि हम लोगों को रोजगार चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी दंगों के बीच में भी हस्तांतरित होती है और दंगों के बिना भी हस्तांतरित होती है। उत्तर प्रदेश से ही दूसरी खबर भी है कि हमने देखा था पीएफआई पर जिस तरह से सरकार ने गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी और ये कहना था कि जो दंगाई शामिल थे इनको ऊपर से फंड दिया जा रहा था और कुछ लोग इसमें आइडेंटिफाई भी हुए, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया
और लेकिन एक दूसरी खबर इसमें सामने आई कि भाई जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनकी शनाख्त किस आधार पे करी, तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा जो है जवाब दिया जा रहा। तो आपको ये नहीं लग रहा कि एक तरह से ये सरकार की वो नीति हो सकती है जिससे कहीं ना कहीं समाज का एक वर्ग जो है अपने आप को अछूता समझेगा इस पूरे सिस्टम से, उसको लगेगा कि विशेष टारगेट हमें क्यों किया जा रहा है? नहीं, वो तो होता ही है, पर ये पुलिसों का बल प्रयोग जो है वो खुले रूप से सामने आया है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय हो चुका है, पर अभी जो हो रहा है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ, और उसका मतलब बाकी सबके कृत्य न्यायपूर्ण ही थे ऐसा कोई कहने की ज़रूरत नहीं है हमको, हम तो स्वतंत्र हैं। लेकिन अभी जो मैंने मुजफ्फरनगर और मेरठ में देखा, पुलिसों का ये कहना कि हमारा उसमें कोई योगदान ही नहीं था, हिंसा जो हुई उसमें, या जेएनयू के संदर्भ में ये कहना, ये गलत है। हम जेएनयू के विद्यार्थियों को, अध्यापक प्राध्यापकों को कई सारे अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक प्रगतिशील और व्यापक विचारधारा के हैं। बहुत सारे सबसे होशियार देश के विद्यार्थी जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में जाते हैं। जामिया मिलिया को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो खिलाफत मूवमेंट से निकला हुआ कॉलेज था। गांधी जी के बेटे भी उसके पहले प्राध्यापक थे, देवीदास गांधी। और इन विद्यार्थियों ने जो देश के मुद्दे उठाए हैं, विद्यार्थियों के हो, शिक्षा नीति के हो, या किसानों मजदूरों के, विस्थापितों के हो, वो एक अपनी व्यापक राष्ट्र को सशक्त करने की विचारधारा लेकर ही उठाए। कल हम लोग इकबाल मैदान में थे जहाँ पर 1 तारीख से ये सीए और एनआरसी के विरोध में सत्याग्रह चल रहा, बड़ा ही शांतिपूर्ण सत्याग्रह। तो अनिल सतगोपाल जी से जब मैंने ये सवाल किया था कि सर ये जो जेएनयू में क्यों बार बार, और वहाँ पे और भी अन्य एक्टिविस्ट थे, तो मैंने ये सवाल किया कि सर ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति कहता है जेएनयू और जामिया जो है ये अड्डा बन गया है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, देश विरोधी घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो कैसे, मतलब वो लोग कैसे समझने लगे कि जो एक तरफ जेएनयू में एंट्रेंस लेना कितना कठिन है, ये बात भी स्टूडेंट जानते होंगे जो तैयारी करते हैं, और दूसरी तरफ ये बोलना कि जेएनयू में पढ़ाई नहीं हो रही, वो लोग मस्ती ज़्यादा करते हैं। उनके पीएचडी के थीसिस देखकर ही बोल सकते हैं ना कोई। जी। ऐसे ही बोलने वाले वहाँ, क्योंकि एक प्रकार से वामपंथी विचारधारा के विद्यार्थी चुन के आते रहे हैं, और इससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अभी की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए जो विद्यार्थी संगठन हैं वो दुखी है, और वो चाहते हैं कि अपना कब्जा हो जाए। पर इतने बड़े आरोप कन्हैया कुमार और उनके सहकारियों पर लगे, फिर भी चुनाव में उन्हीं के संगठन जीत के आए। तो अब ये मान लेना चाहिए भाई, विद्यार्थियों की जो सोच होगी वो प्रतिबिंबित होती है, देश की भी सोच प्रतिबिंबित होती है। अब मोदी जी चुन के आए तो क्या सब लोगों ने पूछा कि 31% ही वोट लेकर आप कैसे सत्ता में बैठ सकते हैं? आसाम में तो 26% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी में, तो वो बैठे सत्ता में। तो भाई चुनावी राजनीति से जो भी होता है वो ऐसा उल्टा पुल्टा हो सकता है, या वो सच मानकर चलना पड़ता है। जनतांत्रिक प्रक्रिया अगर वो चलने देंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो फिर उसके आधार पर विरोध संघर्ष में या हिंसक संघर्ष में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वाद विवाद के रूप में सुलझा सकेंगे। लेकिन हमने देखा था रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री जी की रैली थी, वो कह रहे थे झूठ फैलाया जा रहा है एनआरसी को लेकर, तो हमारी सरकार ने 6 वर्षों में कुछ नहीं बोला। आज के रोज में सच झूठ करना मुश्किल ही है, पर एनआरसी पहले से ऐसा एनआरसी था ही नहीं, एनपीआर था। और एनपीआर के जो रूल्स 2003 में बने हैं वो देखने के बाद मालूम पड़ता है कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें डाली गई। और 2010 में कुछ अमल लाया गया, उससे भी 2020 के नियम अलग हैं। एक तो डाउटफुल सिटीजन्स करके बाहर करने की और एक अलग सूची बनाने की का प्रावधान है। तो ऐसे में अगर जिनको डाला जाएगा उनको कोई भरोसा नहीं, और किस आधार पर डाउटफुल वगैरह उसकी स्पष्टता भी नहीं है। दूसरा, माता पिता के कागजात भी मांगे जाएंगे, ये तो पहले नहीं था। तीसरा कि जो कागजात नहीं दे पाएंगे उन पर आरोप पत्र दाखिल करेंगे, उनको पेनल्टी लगेगी। ऑप्शन और है कि वो किसी को लेकर आए और वो आइडेंटिफाई करे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, एक ऑप्शन और है। नहीं, पर ऐसा इतना मोघम है सब चीज़ कि जो कागजातों की ज़रूरत लिखी गई है वो 1, 2, 3, 4 व्यवस्थित लिखे गए। इतने कागजात
देश के आम जनता के पास, गरीबों के पास तो होते ही नहीं है। राशन कार्ड के लिए नहीं होता है। दूसरा, आधार कार्ड में राजेश लिखा है, रेशन कार्ड में राजू लिखा है। ऐसे कितने हम लोग तो हमारे पहाड़ी आदिवासियों को विस्थापित घोषित करवाने के लिए इतने हैरान होते हैं कि जहाँ स्कूल नहीं चली वहाँ कौन सा रिकॉर्ड दिखाए लोग अपने। बाढ़ पीड़ित कहाँ से लाएंगे? सही बात। बहुत ही बाढ़ पीड़ित ही नहीं, केवल मतलब व्यवस्था पीड़ित कहना चाहिए। नहीं मतलब प्रथम दृष्टया तो। और खैर अब मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं हम मेधा जी से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में बड़वानी और अन्य ज़िले के जो विस्थापित हैं उनको लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो कुछ दिनों पहले मैंने खुद कवर किया था और आपसे जानकारी ली थी, जो 6-7 दिन लगातार भोपाल में आप लोगों का धरना चला था। अब उसमें क्या मूवमेंट है, क्या अभी चल रहा है उस चीज़ को लेकर? कितनी बातें मान रहे हैं सीएम साहब? कुछ थोड़ी बातें सीएम साहब ने तो सब बातें मानी थी कि भाई पुनर्वास में तो हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और सुरेंद्र सिंह बघेल जी ने मानी थी, दिग्विजय सिंह जी ने मानी है। लेकिन जो अमल है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक तो भ्रष्टाचार आज भी जारी है, वही दलाल है जो पिछले सरकार में थे। कुछ अधिकारी उनको बख्श रहे हैं, ऐसा निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी बात कि एक ही उदाहरण दे दूँ कि 115 लोगों की अभी अभी सूची बनाई गई हमारे उपवास के बाद और गुजरात को भेजी गई, और गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट में जब केस चली कि दरवाजे बंद कर रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं, तो अपने शपथ पत्र में कहा कि हमने इस 115 लोगों के 60 लाख प्रत्येकी भुगतान के लिए 69 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और फिर हमने जब उसमें एक भादल गांव के 4 लोग तद्दन झूठ है, वो गांव में कभी रहे ही नहीं है, वो दूसरे गांव के कोई है, ऐसी बात सामने लाई, तो आयुक्त महोदय ने सभी ने मंजूर किया कि 4 ही नहीं भाई साहब, आधे लोग झूठे हैं। अब 60 लाख की पात्रता की सूची में आधे लोग झूठे। हमारी मांग है कि उन अधिकारियों की जांच करो जिन्होंने आपको ये सूची दे दी, क्योंकि ऐसा ही होते आया, झूठे लोगों को कई सारे लाभ मिले और सच्चे लोगों के लिए हमको लड़ना पड़ रहा है। और फसल की नुकसानी बहुत हुई है, जिसमें सर्वे गलत निकले, भू अर्जन नहीं हुआ, ऐसी खेती भी डूब में आई, लेकिन कोई नुकसान भरपाई अभी तक नहीं मिली है। जैसा कि यहाँ मंजूर हुआ था कि 1 महीने में आरबीसी की राहत की राशि मिलेगी, उसके बाद बीमा कंपनियों से राशि मिलेगी, नहीं। कई सारे मुद्दे लॉ मिनिस्ट्री में टंके रखे हैं, जिसके कारण उस मुद्दे को लेकर अधिकार मांगने वाली महिला खातेदार वो भी वंचित है और आदिवासी वंचित है। तीसरा कि कहार, केवट, कुम्हार, मछुआरे, इन सबको भूमिहीन होते हुए या कई जगह के दुकानदार जो अधिकार मिलने थे, जो हमने संघर्ष से मंजूर करवाए थे, वो अभी तक नहीं मिले हैं। और सबसे गंभीर बात है कि मवेशियाँ मर चुकी है या बेची जा रही है। एक एक गांव में मवेशियों की संख्या आधे से लेकर 1/3 तक आ गई है। अब गांव पिछोड़ी में देखो 8000 से 2000 पर आई। अब गांव पिपलूत को देखो, गांव आवलदा को देखो, गांव जांगरवा को देखो, ये हकीकत है। और अब मछुआरों का अधिकार जिस जलाशय में एक एक हिस्से में एक एक समिति को सहकारी तत्व पर चलाने के लिए मिला, वो भी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इन्होंने टेंडर निकाला है और हम इस टेंडर का विरोध करते हैं। क्योंकि जलाशय जब बाहर के इंदौर के या और कहीं सुनरेल गांव के ठेकेदार लेते हैं, तब वो करोड़ों रुपया कमाते हैं और मछुआरों की पूरी लूट करते हैं। तो इस प्रकार से लड़ते तो रहना ही पड़ेगा, आसानी से छोड़ना संभव नहीं है। अभी दलित परिवार कई सारे टिन शेड में पड़े हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की बात चल रही है, वैसा ही है। एक अब अंतिम सवाल कि अभी एक नई आबकारी नीति आई है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई नई दुकानें शराब की तो नहीं खुलेंगी, लेकिन एक उप दुकान खुलेगी, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई सारे ट्वीट कर रहे हैं, कविताओं के माध्यम से बोल रहे हैं कि भाई मदिरा प्रदेश क्यों बना रहे हो मध्य प्रदेश को। इस पर कमलनाथ जी का भी जवाब आया है। लेकिन एक सीधी सी बात है कि कमलनाथ जी ने यह जवाब दिया है कि जो नीतियां आपके समय में चल रही थी उस नीति के तहत ही हमने इसको आगे बढ़ाया है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं, मतलब सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि किसी भी नई दुकान को नहीं खोला जाएगा, और सिर्फ हमने उप दुकान को खोलने की बात कही है। मतलब
ए दुकान जो है उसी का सेकंड पार्ट हो जाएगा, लेकिन सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट सब कॉन्ट्रैक्ट होने से ऐसा लगता है कि अब जो शराब की खपत है वो प्रदेश में ज़्यादा होगी और फैलेगी। तो और जो ग्रामीण अंचल है वे तो शराब का व्यापार सरकार ने करना नामंजूर है। नीतीश कुमार जी ने जो कानून बनाया वो महिलाओं के आक्रोश पर ही बनाया, क्योंकि देश में हर बस्ती में, हमारे एक राजघाट जैसे गांव में 50 विधवा महिलाएं थी जिनका विधवापन शराब के कारण हो चुका था। कितने लोग आज भी मर रहे हैं श्रमिकों के बीच में। पीथमपुर में क्या चलता है, आदिवासी क्षेत्र में क्या चलता है। हम लोगों का नशा मुक्त भारत आंदोलन 10 राज्यों में जाकर आ चुका है। नीतीश कुमार जी के कानून में थोड़ी कठोरता थी, उसको कुछ बदलाव सुझाकर हमने कार्य किया और उन्होंने बदला भी। साथ साथ आज शराब जो 5 लीटर तक महू की शराब बेचने की छूट है, तो उस छूट को भी लेकर बहुत ज़्यादा शराब की बिक्री होती है। वैसे ही एक मुख्य दुकानदार को लाइसेंस देते हैं हम लोग, इतने कहाँ लाइसेंस देते हैं, ऐसा जो गुर्मी के साथ कहते हैं, उनको धरातल की स्थिति मंजूर नहीं है, मालूम भी नहीं है। पर धरातल पर तो यही चल रहा है कि एक एक घर, एक एक बस्ती बर्बाद होती है। और हर धर्म ने, चाहे वो महावीर हो भगवान, चाहे वो शिवाजी महाराज, विवेकानंद जैसे धार्मिक वृत्ति के नेता हो, या और क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म भी, हिंदू धर्म भी यही कहता आया है कि नशा पानी करना गलत है। तो ये बात निश्चित कि राज्य उससे अपनी कमाई दिखाता है कि इतने 1000 करोड़ हम लोगों को शराब के ठेकेदारी में मिल रहे हैं, पर क्या जान अमूल्य नहीं है? क्योंकि उसमें फ़ायदा भी बहुत होता है ना मैम, कि राजस्व बहुत मिलेगा, और यही राजस्व से तो सरकार कई सारी पॉलिसी भी चलाती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, पर पाप का पैसा इस्तेमाल न करना ही अच्छा है ना। एक बाजू अपन राजस्व की वृद्धि देखते हैं केवल जो शराब ठेकेदारों से मंजूर करवाते हैं, पर दूसरी बाजू देखिए कि राजनीति में जो मूल्यहीनता आई है वो भी शराब हो, लैपटॉप हो, मंगलसूत्र हो, कंज्यूमर गुड्स बेचने से ही आई है। तो इसका लाभ कितना और नुकसान कितना। दूसरी बात यह है कि शराब होती है ना, वो सवत जैसी होती है, तो महिलाओं को तो जीना ही मुश्किल है, बच्चों को भी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। तो कमाई जो हो रही है उसके बदले में कितना रोजगार, कितना मनुष्य श्रम, कितने प्राकृतिक संसाधन खत्म होते हैं, बर्बाद होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये थी हमारे साथ प्रसिद्ध समाज सेवी और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो वर्तमान नीतियां चल रही हैं, चाहे वो सीए और एनआरसी को लेकर हो या फिर प्रदेश में मछुआरों की समस्या और बाढ़ पीड़ितों की समस्या, उस पर हमसे बातचीत करी।